के लिए मैंने अपना एक संकल्प भी विधानसभा में रखा था और हम कई बार मैंने देखा कि इसमें वास्तव में कोई दिक्कत है। लागू है ये 4-5 में हुआ था, मगर इसकी स्थिति आज जो बिगड़ रही है वो ये 2020 के बाद हो रही है और हमारा प्रयास रहेगा, सरकार का भी प्रयास रहेगा, इधर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका विलेज पोस्ट इंडिया में। आज हमारे साथ है चंदन रामदास जी, कैबिनेट मंत्री। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विलेज पोस्ट इंडिया में और शुभकामनाएं आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। धन्यवाद। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है, शीर्ष नेतृत्व ने आपको कैबिनेट मंत्रालय का दर्जा दिया है और अब क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पहली बार मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी है। पहले तो मैं अपने नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मुख्य ये है, जो हमारा दृष्टि पत्र है, जो हमारा संकल्प पत्र है और जो विश्वास जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरने की है। ये चुनौती नहीं है, हमारा एक कर्म है, ये धर्म है और इसको हम ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। उत्तराखंड बड़ा राज्य है, पर्वतीय राज्य है, बड़ी यहाँ पे बड़ी कठिनाई है जीवन यापन करके। स्वास्थ्य की बात करें, रोड सड़कों की बात करें और शिक्षा की बात करें, बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे, तो इसको लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे? वास्तव में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और मुख्य स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत पहाड़ में है। मैं अपने को सौभाग्यशाली विधायक मानता हूँ। हालांकि जो कोरोना आया ये दुर्भाग्यपूर्ण आया, मगर ये हमको सबक भी सिखा गया। मैंने इसको सबक लेते हुए अपने जिला अस्पताल को परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। मेरे वहाँ इस समय लगभग 28 डॉक्टरों की भर्तियाँ हुई हैं। 3 मेरे पास हड्डी के डॉक्टर हैं, आई विशेषज्ञ हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, सभी चीज़ों में मेरे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। 5 करोड़ रुपया मैं CT स्कैन के लिए लाया हूँ। मेरे वहाँ 2 यूनिट की डायलिसिस सेंटर खुल गया है और मैंने अपने वहाँ बच्चों का ICU, बुजुर्गों का ICU और 20 बेड का बच्चों का अस्पताल अलग से बना दिया है। और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वास्तव में पहाड़ में जब तक स्वास्थ्य सुविधाओं को हम ठीक नहीं करेंगे तब तक पहाड़ का जीवन और ये पलायन रुकने वाला नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करने की आवश्यकता है। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जब तक हम उस शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, आज एक स्कूल में 10 से नीचे बच्चे हैं और वो स्कूल बंद हो जा रहा जी। इंटर कॉलेज भी बहुत दूर हैं। इंटर कॉलेजों में साइंस के साथ साथ टीचरों को भरने की आवश्यकता है। इसलिए अतिथि शिक्षकों के माध्यम से हमने टीचरों को भरने का प्रयास किया। पिछले कार्यकाल में हमने डॉक्टरों को भरने का प्रयास किया, मगर और भी काम करने की आवश्यकता है, इसको हम करेंगे। आपने प्राथमिक शिक्षा की बात की, उच्च शिक्षा की बड़ी दिक्कतें हैं पहाड़ों में, तो इसको लेकर क्या आगे की रणनीति है आपकी? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो माननीय धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ। वाईफाई की सुविधा हो, डिग्री कॉलेज में उच्चीकरण की सुविधा हो, विषयों की सुविधा हो, भवन की सुविधा हो। और मेरे वहाँ तो उच्च शिक्षा केंद्र में के क्षेत्र में जो मेरा महाविद्यालय था उसको मैंने कैंपस का दर्जा दिलवाया। आज बागेश्वर महाविद्यालय कैंपस के दर्जे के रूप में, और जो हमारा अल्मोड़ा का महाविद्यालय था, जो अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी थी, उसको शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के रूप में सरकार ने बनाने का काम किया। और सभी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति, स्टाफ की नियुक्ति और बैकलॉग भी अगर कोई डिपार्टमेंट में पहली बार भरा गया वो उच्च शिक्षा में भरा गया। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम हुआ है और करने की आवश्यकता है। पलायन और बेरोजगार की अगर बात करें तो काफ़ी दिक्कतें हैं। पलायन आयोग बनाया गया पिछली सरकार में आपके, लेकिन पलायन रोक लगाया है सरकार ने, बड़े काम किए हो रहे हैं, लेकिन पलायन रुकने की वजह बढ़ रहा है, तो इसको देख, और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसको लेकर क्या आगे की जो रणनीति है आपकी, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, हमारी सरकार ने एक सकारात्मक प्रयास किया। कम से कम पलायन आयोग तो बनाया। एक मंशा तो थी, पलायन आयोग बनाकर कम से कम आंकड़े जुटाए जा सकते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, कैसे ये हो सकता है।
मगर मेरा मानना है पलायन रोकने के लिए पहाड़ में कृषि, उद्यान, बागवानी, जड़ी बूटी और जो हमारी बंजर भूमि है, जब तक उसको आबाद करके अपने स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है। हमने प्रयास किए हैं होम स्टे के माध्यम से, होटल मैनेजमेंट के माध्यम से, छोटे छोटे हमने यूनिटें लगाने के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, गाड़ियों के माध्यम से छोटे छोटे हमने जो पैकेज दिए हैं। एक प्रयास तो हमने किया, मगर और भी उसमें सकारात्मक काम करने की आवश्यकता है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन सिस्टम, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, तो क्या क्या रणनीति है आपकी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए मैंने अपना एक संकल्प भी विधानसभा में रखा था और हम कई बार मैंने देखा कि इसमें वास्तव में कोई दिक्कत है। लागू है ये 4-5 में हुआ था, मगर इसकी स्थिति आज जो बिगड़ रही है वो ये 2020 के बाद हो रही है। और हमारा प्रयास रहेगा, सरकार का भी प्रयास रहेगा, इधर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। पुलिस ग्रेड पे का भी बड़ा मामला बीच में था। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर विचार करेंगे, तो आप किस तरीके से इसे अपने कैबिनेट में रखेंगे? बीच में 6 महीने के लिए हमारी सरकार आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मुख्यमंत्री ने एक विश्वास दिलाया था जनता को कि जो हमारी घोषणाएं हैं, जो 400 से लगभग उन्होंने निर्णय लिए, उस निर्णय के कारण लोगों में एक विश्वास जगा और उसी विश्वास के कारण माननीय जो मोदी जी के कार्यक्रम थे भारत सरकार के और उत्तराखंड सरकार के जो कार्यक्रम थे और विकासमुखी कार्यक्रम के कारण आज हम प्रचंड बहुमत से वापस हुए हैं। आज मजबूत सरकार है, 5 साल की सरकार है, धीरे धीरे इन समस्याओं का जरूर निस्तारण करेंगे। आप बागेश्वर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आपको विधानसभा भेजा, वहाँ से अब आप कैबिनेट में पहुँच गए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर की जनता का तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे लगातार 4 बार जिताया है और जब मैं जीता हूँ 4 बार, तब मुझे मंत्रिमंडल स्थान मिला है। तो बागेश्वर की मतदाता, अपने कार्यकर्ताओं का मैं दिल से आभार हूँ और मैंने अपनी 4थी बार की जीत को अपने कार्यकर्ताओं के चरणों में मैंने समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी हमारे से बात करने के लिए।